हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेड पॉइंट। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं इनकम टैक्स में 1.5 लाख से अधिक छूट कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हम सभी सेक्शन पर बातचीत करेंगे जिनसे हम छूट प्राप्त कर सकते हैं और टैक्स में एनपीएस की छूट 3 बार कैसे ले सकते हैं। आज हम इन्हीं बिंदुओं पर बातचीत करेंगे और अन्य बिंदुओं पर भी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके और शेयर भी करें। शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। साथ ही यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं आज के वीडियो के शीर्षक की तरफ। छूट की सभी धाराएं जिनसे हम अधिकतम छूट प्राप्त कर सकते हैं। इनकम टैक्स में 1.5 लाख से अधिक की छूट का लाभ कैसे प्राप्त करें। टैक्स में एनपीएस की छूट 3 बार कैसे लें। और अब बात करते हैं सर्वप्रथम हम HRA हाउस रेंट अलाउंस धारा 10A 13A के अंतर्गत HRA में छूट का लाभ किराएदार ही क्लेम कर सकते हैं। मूल वेतन प्लस DA का 10% करें, अन्यथा की स्थिति में प्रमाणित करना कठिन होगा। अब है हमारी नई कंडीशन 8,333 प्रति माह से अधिक मकान किराया चुकाते हैं तो मकान मालिक के किराए की रसीद अथवा या आपने एग्रीमेंट करा रखा है तो आपको मकान मालिक का पैन नंबर की फोटोस्टेट भी आपको लगानी होगी। HRA सेक्शन 1014 रूल 2BB क्या कहती है। यदि आपने 2 बच्चे या 1 बच्चा आपका हॉस्टल में है तो आप 36 रुपये साल के इन्वेस्ट यहाँ दिखा सकते हैं और यदि 2 बच्चे हैं 2 बच्चों तक आप 7200 रुपये यहाँ इन्वेस्ट दिखा सकते हैं, यहाँ क्लेम कर सकते हैं। और फिर है मकान ऋण की ब्याज। होम लोन के मूलधन की वापसी रिप्लेस प्रिंसिपल रीपेमेंट पर सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक की छूट पा सकते हैं। और होम लोन के ब्याज भुगतान इंटरेस्ट रीपेमेंट सेक्शन 24B कहती है कि इसमें हम 2 लाख तक का ब्याज पर 2 लाख तक के ब्याज पर आयकर में छूट मिल सकती है। या घर की मरम्मत के लिए आप 30,000 तक के लोन पर भी इनकम टैक्स में छूट प्राप्त कर सकते हैं। या तो आप 2 लाख का बेनिफिट उठा लीजिए या आप घर की मरम्मत के लिए 30,000 तक के लिए क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है इसमें, क्या होम लोन और HRA एक साथ टैक्स छूट लिया जा सकता है। तो इसका जवाब है हाँ। HRA के साथ होम लोन के मूलधन प्रिंसिपल और ब्याज इंटरेस्ट दोनों के पेमेंट पर टैक्स छूट का लाभ लिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं। कौन सी शर्तें हैं देखते हैं। अगर आपका मकान किसी अन्य शहर में है लेकिन नौकरी दूसरे शहर में करता है, यदि एक शहर में करता है उसी में, तब आपको इसका बेनिफिट नहीं होगा। और सेकंड है, अपने उस मकान को किराए पर या उस घर में नए रह रहे हैं तब आप इस सेक्शन का फ़ायदा उठा सकते हैं। अब है बात सैलरी की। आप सैलरी लें, सैलरी का एरियर आता है तो उस पर आप 10E का फॉर्म भरकर फ़ायदा उठा सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारा अध्याय 6 के अंतर्गत आने वाली धाराएं जिनमें छूट प्राप्त होती हैं, इस पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। इसमें सर्वप्रथम आता है हमारा 80C 1.5 लाख तक का क्लेम कर सकते हैं। और जिसमें बिंदु है हमारे EPF, मुख्य चीज़ हम बता देते हैं। VPF, PPF, NPS, ELSS, NSC, LIC, टैक्स सेविंग FD, 5 ईयर पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, होम लोन EMI प्रिंसिपल, चिल्ड्रन ट्यूशन फीस 2 बच्चों के लिए
की लगा सकते हैं, और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट, इसमें हम सिर्फ बच्ची के लिए लगा सकते हैं का इसमें अकाउंट कर सकते हैं। और यू लिव्स रजिस्ट्रेशन चार्ज एंड स्टाम्प ड्यूटी फॉर होम, शिप एंड म्यूचुअल फंड, नाबार्ड रूल फंड आदि इन बिंदुओं पर मुख्य बिंदु मैंने बताए हैं, और अन्य भी हो सकते हैं, इनमें आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन आप कितना भी इन बिंदुओं पर निवेश कर लें, लेकिन आपको जो छूट मिलेगी वो 1.5 लाख की ही मिलेगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की। सेक्शन 80CCC कंट्रीब्यूशन टू सर्टेन पेंशन फंड ऑफ LIC और एनी अदर्स इंश्योरर फॉर रिसीविंग फ्रॉम द फंड। तो इसमें LIC की कोई भी कंपनी हो, LIC हो या कोई भी कंपनी हो जो पेंशन फंड में पैसा लगाते हैं आप, और वह पेंशन स्कीम देती है, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, अन्यथा आप इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो इसमें आप अब बात करते हैं हम नेक्स्ट 1 पॉइंट, इन दोनों के 80C और 80CCC, इन दोनों में आपने 1.5 लाख और 1.5 लाख भी आपने निवेश किया है या उससे अधिक किया है, लेकिन इन दोनों सेक्शनों को मिला करके आप फ़ायदा जो उठा सकते हैं 1.5 लाख का फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन इसे ज़्यादा कैसे फ़ायदा उठाएंगे वो आगे हम बताएंगे। सेक्शन 80CCD1 एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू NPS फॉर सैलरी 10% ऑफ सैलरीज बेसिक ऑफ DA। इसमें आप बेसिक अर्थात इसमें सैलरी का 10% का ही हम बेनिफिट उठा सकते हैं। फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। यहाँ तीनों सेक्शन में किए गए इन्वेस्ट या निवेश से हम फ़ायदा कितना उठा सकते हैं देखते हैं। तो तीनों में यदि हम चाहें लगाते हैं 1.5 लाख, 1.5 लाख 3 और 1.5 लाख, तो हमारे 4.5 लाख रुपए का निवेश कर सकते हैं। लेकिन हमें जो फ़ायदा उठा सकते हैं सेक्शन जो तीनों ये सेक्शन जो मैंने यहाँ बताई हैं, इनमें हम 1.5 लाख का ही बेनिफिट उठा सकते हैं। छूट जो हमें ले सकते हैं सिर्फ वो 1.5 लाख तक की ही उठा सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा का फ़ायदा कैसे उठाएंगे वो आगे हम बताएंगे। उदाहरण के लिए अमन का टैक्स कैलकुलेशन फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 एनुअल इनकम टैक्स सैलरी लेस 5,50,000 डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A सेक्शन अंडर सेक्शन 80C। और इसमें क्या क्या किया हुआ है इसने देखते हैं। मन ने ट्यूशन फीस 85,000, लोन रीपेमेंट प्रिंसिपल अमाउंट 1 लाख और LIC प्रीमियम एनुअली 65,000। तो इसमें इन्होंने निवेश किया है। कुल मिलाकर के जो इसने निवेश किया है मन ने वो 2,50,000 किया है, लेकिन इसमें छूट जो मिलेगी हमें वो सिर्फ 80C के तहत 150 लाख ही मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट इस सेक्शन है हमारा सेक्शन 80CC1B कंट्रीब्यूशन टू NPS बाय इंडिविजुअल और सेल्फ एम्प्लॉयड नेशनल डिडक्शन up to 50,000 if you're open a tier 1 NPS account। अब ये हमारा फ़ायदा हमारे पहुंचाने वाली है, कैसे देखते हैं। NPS के टीयर 1 अकाउंट में 50,000 तक के निवेश पर आपको सेक्शन 80C से अलग इनकम टैक्स छूट का लाभ मिलता है। तो हमने ऊपर जो 3 सेक्शन की बात की उसमें 1.5 लाख तक का उसमें मिल गया, और सेक्शन 80CC1B में जो हमने निवेश किया टीयर 1 NPS के टीयर 1 में अकाउंट होना चाहिए, इसमें 50,000 का ये हो गया हमारा। निवेश करने पर इतने का फ़ायदा मिलेगा 50,000 का, तो 1.5 लाख वो और 50,000 ये, कुल मिलाकर के हमारे 2 लाख का यहाँ फ़ायदा हो चुका है। अब बात करते हैं आगे। यह छूट सभी स्लैब में आने वाले करदाताओं को मिलता है।
अब बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की। सेक्शन 80CC(D)(2) एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस ऑन बिहाफ of employees salaries individual only 10% of salary basic of day। एनपीएस सेक्शन में 80CC(D)(2) के तहत बेसिक सैलरी के 10% तक निवेश पर ही आपको सेक्शन 80C से अलग इनकम टैक्स छूट प्राप्त होगी। जैसे इस वाले पर प्राप्त हुई थी 80CC(1)(B) में 50,000 की हमें अलग से छूट मिली थी, उसी तरह से हमें सेक्शन 80CC(D)(2) में हमें अलग से छूट मिलेगी। लेकिन ये कितनी मिलेगी हमें? एनपीएस सेक्शन में 80CC(D)(2) के तहत बेसिक सैलरी के 10% पर भी आपको सेक्शन 80 से अलग इनकम टैक्स का छूट मिलेगा। इसमें 10% सैलरी का 10% का हमें इसमें बेनिफिट मिलेगा। तो ऊपर हमें 3 जो पर सेक्शन थे 1.5 लाख, और जो 4th सेक्शन था 1B, तो उसमें हमें 50,000 का, और इसमें हमें 10% सैलरी का 10% इसमें बेनिफिट मिलेगा। तो हमारा कुल मिलाकर के 2 लाख का वो हो गया, और 10% जितने भी आपकी सैलरी है उसका वो 10% जो आप मिलेगा वो ये हो गया। अब एक झलक देख लेते हैं इन 5 धाराओं में से अधिकतम फायदा कितना उठा सकते हैं। तो 80C में हमने, यदि हम देखते हैं 80C में हमने 1.5 लाख का निवेश किया, और 80CC भी कोई फंड स्कीम लेने पर हमें 1.5 लाख से अधिक का फायदा नहीं होगा। इसी तरह से 80CC(D)(1) में, और इन तीनों धाराओं में यदि आपने कितना भी निवेश किया हो, कुल मिलाकर के 1.5 लाख का ही फायदा अथवा क्लेम कर सकते हैं, जो कि मैं ऊपर बता भी चुका हूं। लेकिन यदि आपने एनपीएस में ज़्यादा निवेश किया है तो उसका कैसे फ़ायदा उठाएंगे देखते हैं। सेक्शन 80C(1)(B) में एनपीएस, इसमें 50,000 उपरोक्त धारा के अतिरिक्त लाभ पा सकते हैं। तो 50,000 हमारे 1.5 लाख वो हो गया, 50,000 हमारा इस सेक्शन में हो गया, तो 2 लाख ये हो गया हमारा। इस तरह से, और 10% सेक्शन 80CC(D)(2) में 10% सैलरी का 10% हो जाता है। और इस तरह से हम देखते हैं तो होम लोन, हमने होम लोन का पहले डिटेल में बताया था आपको, तो उसमें क्या हो गया, होम लोन के ब्याज पर छूट जो मिली हमें कितनी मिली, 2 लाख की हम प्राप्त कर सकते हैं एनुअली में। और 80C प्लस 80CCC प्लस 80CCD(1), इसमें हम तीनों सेक्शनों पर मिला करके हमें 1.5 लाख छूट मिलेगी। तो 2 लाख ये, 1.5 लाख ये हो गया। और सेक्शन 80CCD(1)(B) जो एनपीएस वाली है, 50,000 हमें इस पर छूट मिलेगी। इस तरह से यदि हम देखते हैं 2 लाख हमारे ये, 50,000 हमारे 1.5 लाख हमारे ये, और 50,000 हमारे ये, तो ये 2 लाख हमारे ये बन जाते हैं। तो 2 लाख हमारे ये, और 2 लाख हमारे ये, इस तरह से हमारे 4 लाख का क्लेम हम कर सकते हैं। ध्यान रहे, होम लोन के ब्याज, प्रिंसिपल नहीं, होम लोन के ब्याज पर छूट 2 लाख। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम टैक्स में एनपीएस की छूट 3 बार कैसे ले सकते हैं। तो 80CC(D)(1), 80CC(1)(B), 80CC(D)(2), इन दोनों में हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, इनके अंतर्गत एनपीएस की छूट का फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं उदाहरण के माध्यम से। उदाहरण 1 के माध्यम देखते हैं। उदाहरण के माध्यम से देखते हैं क्या है। 80C का निवेश में जो किसी ने निवेश किया 1,30,000 का किया। एनपीएस का निवेश क्या हुआ, 80,000 हुआ। और अगर हम देखते हैं तो इन दोनों का योग मिलकर के हमारा हो जाता है, योग हमारा 2,10,000 का ये हमारा बन जाता है।
और 80C और 80CCD दोनों में अधिकतम छूट हम कितनी ले सकते हैं? 1.5 लाख की। कितनी ले सकते हैं? 1.5 लाख की। ये हमें ध्यान रखने की बात है। अब बात करते हैं, जबकि 80CCD 1B में अधिकतम छूट कितनी प्राप्त कर सकते हैं? 50,000 की। तो 1.5 लाख ये हो गया, 50 हमारा ये हो गया। तो हमारा एनपीएस में कितना है? हमारा ये वाला एनपीएस, इस एनपीएस में हमारा ज़्यादा कितना हो रहा है? हमारा 30,000 ज़्यादा हो रहा है। तो हम यहाँ 80 में से जितना हमारा ज़्यादा हो रहा हम उसको हम इसमें समाहित कर लेंगे। कैसे करते हैं वो देखते हैं। एनपीएस का 50,000 से ऊपर का जो निवेश है 80CCD में, उसको हम प्लस कर देंगे। देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ हम एनपीएस 80 था हमारा, यहाँ देखिए 80 था हमारा, 80,000। तो उसको हमने 20,000 को हमने कहाँ लगाएंगे? हम कहाँ लगाएंगे? 80C में 130 और 80CC में हम जो हमने एनपीएस को माइनस किया है, ये वाला हमने जो 80C वाला जो माइनस किया है ये, उसको हम यहाँ पर 80CCD में एडजस्ट कर देंगे। क्योंकि एनपीएस वाला जो हमारा था उसमें हम सिर्फ 50,000, ये वाला जो सेक्शन है इसमें हम सिर्फ 50,000 ही लगा सकते हैं। 50,000 से ज़्यादा का निवेश नहीं कर सकते। चाहे आपने कितना भी निवेश किया हो, लेकिन छूट जो प्राप्त कर सकते हैं वो सिर्फ हम 50,000 की ही कर सकते हैं। इसलिए हमें 80CCD में जो हमें वहाँ 80,000 का निवेश किया हुआ था उसको हम माइनस करेंगे 80 में से, और जो हमने यहाँ पर 80CCD में समाहित करेंगे, इस पर ट्रांसफ़र करेंगे, वो हम 20 करेंगे। अब बचा कितना हमारा? 60,000। अब देखिए यहाँ हमारा 80CC में 130 जो हमारा ऊपर था ही, ये यहाँ था ही। और अब बात करते हैं 80CC में जो हमने एनपीएस, जो हमारा आपका ये 80CC एनपीएस का निवेश में था 80, तो हम इसको निवेश कितना कर सकते हैं? 50,000। 50,000 से ज़्यादा का नहीं कर सकते। तो हमने 80CC 1B में जो कर सकते हैं 50,000 कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इसमें निवेश कर दिया। अब कुल मिलाकर के हमारा कितना हो गया? 2 लाख का निवेश हमने यहाँ कर दिया। इस तरह से हम इसको निवेश कर सकते हैं। यदि हमारा किसी उसमें ज़्यादा हो जाता है, इस प्रकार से हम निवेश कर सकते हैं। अब हम उदाहरण 2 के माध्यम से देखते हैं। उदाहरण 2 क्या है हमारा? 80C निवेश में नील है। 80C में जो निवेश किया वो नील है। एनपीएस का में जो निवेश किया वो 80,000 है, और दोनों का योग जो है हमारा वो कितना है? 80,000। तो दोनों का मिलकर कितना होगा? 80। अब देखते हैं हम छूट किस प्रकार से लेंगे। 80C में इसको डिवाइड किस प्रकार से करेंगे? 80C में नील, 80C में नील है, ऊपर भी नील है तो यहाँ भी हमारा नील है। एनपीएस में निवेश कितना हमारा? 80,000। तो यहाँ हम 80CC में छूट कितनी दिखाएंगे? 80CC में 80,000 दिखाएंगे, और 80CCD 1B में नील दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे? क्योंकि 80CCD 1B में हम 50,000 से ज़्यादा नहीं निवेश नहीं, छूट नहीं प्राप्त कर सकते। तो जब हम 50,000 से ज़्यादा छूट प्राप्त नहीं कर सकते, इस वाले में 50,000 से ज़्यादा का छूट प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए हमने 80CCD में हमने 80 इसमें ट्रांसफ़र कर दिया, इसमें हमने इसको प्रदर्शित कर दिया। इसलिए हमें यहाँ 80,000 का यहाँ फ़ायदा हो गया, क्योंकि ये एनपीएस का था। ध्यान रखना, ये एनपीएस का था। एनपीएस में 50,000 का हम कर सकते हैं, तो हमने उसमें ना करके इसमें कर दिया। अब बात करते हैं, क्योंकि 80CC में 1B में 50,000 से अधिक नहीं कर सकते। अब उदाहरण 3 के माध्यम से देखते हैं। उदाहरण 3 हमारा के माध्यम से समझते हैं किस प्रकार से निवेश कर सकते हैं। 80C का निवेश 175,000
एनपीएस में निवेश कितना हुआ है 85,000। तो दोनों का योग मिलकर के कितना हो गया हमारा 2,60,000। अब देखते हैं इसको आगे, इसमें इसको ध्यान रखना इस फिगर को। अब हम देखते हैं छूट कैसे दिखा सकते हैं। तो हमने 80C में कितना दिखा सकते हैं, ज़्यादा ज़्यादा हम 150, 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं दिखा सकते। तो हमने इसको क्या कर दिया, जो हमारा यहाँ था 175,000 उसको हमने यहाँ 1.5 लाख में यहाँ दिखा दिया। चाहे हमारा कितने निवेश है, लेकिन हम 80C में 150 ही दिखाएंगे, और 80CC में हम यहाँ नील दिखाएंगे। यहाँ हमारा एनपीएस है, तो एनपीएस में यहाँ देखेंगे हम 85,000 ना है, तो हम इसको क्या करेंगे 80CCD1B में हम 50,000 दिखाएंगे। इस तरह से हमारा तीनों का योग मिलकर के कुल हो गया हमारा 2 लाख। ये हमारा गलत फिगर है, ये हमारी गलत फिगर है, गलत लिखा गया है। तो ये हमारा यहाँ आ जाएगा 2 लाख। तो 2 लाख का हम यहाँ इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। अब चलते हैं आगे। इस प्रकार से हम एनपीएस को 3 बार में फ़ायदा उठा सकते हैं। आगे चलते हैं 80U विकलांग। यदि कोई विकलांग है तो उसमें हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। यदि आप स्वयं 40% से अधिक विकलांग हैं तो आप इस सेक्शन के तहत इनकम टैक्स में फ़ायदा उठा सकते हैं। सेक्शन 80U और सेक्शन 80DD का लाभ एक साथ नहीं उठाया जा सकता। टैक्स छूट का लाभ सेक्शन 80DD की तरह ही है, और 80U दिव्यांग करदाता को राहत 75,000 मिलेगा। कब मिलेगा, यदि वह 40% उसकी दिव्यांगता मेडिकल कर देता है, सर्टिफिकेट कहता है, और यदि 80% उसकी दिव्यांगता है तो 1.25 लाख का छूट उसको प्राप्त हो सकती है। अब बात करते हैं आश्रित स्वास्थ्य पर खर्च। यदि कोई आश्रित है आपके परिवार में तो और उस पर आप खर्च कर रहे हैं तो आप 80DD के अंतर्गत और 80DDB के अंतर्गत आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, छूट प्राप्त कर सकते हैं। सेक्शन 80DD में आप आश्रित किसी विकलांग व्यक्ति के लिए चिकित्सा खर्च से संबंधित, आश्रित में जीवन साथी, बच्चे, भाई बहन हैं, ये भाई बहन हैं लिखा हुआ है, जीवन साथी हैं, बच्चे हैं और भाई बहन हैं, सम्मिलित किए जा सकते हैं। और विकलांग 40% हैं तो टैक्स बचत 75,000 रुपये तक का मेडिकल खर्च कवर कर सकते हैं। और इसी प्रकार से 80% विकलांगता पर टैक्स बचत हम 1.25 लाख तक का मेडिकल खर्च कवर कर सकते हैं। और सेक्शन 80DDB इसके तहत कैंसर, किडनी बीमारी, जो भयंकर बीमारी होती है, उसमें हम फ़ायदा उठा सकते हैं। और यह टैक्स छूट खुद या आश्रित के लिए बीमारी पर खर्च विषय में प्राप्त किए जा सकते हैं। खुद के लिए 40 तथा सीनियर सिटीजन के लिए 1,000 की छूट प्राप्त कर सकते हैं। खुद के लिए 40,000 और सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख की छूट प्राप्त कर सकते हैं। और एजुकेशन लोन पर टैक्स छूट, ये सेक्शन 80E के अंतर्गत आता है। इसमें खुद के लिए, अपने पति पत्नी, बच्चों के एजुकेशन लोन पर ब्याज की रकम पर छूट पा सकते हैं। रकम की कोई सीमा नहीं है। शर्त यह है कि लोन फुल टाइम उस शिक्षा के लिए होना चाहिए। उस शिक्षा से तात्पर्य है 12वीं के बाद लिया गया हो और वित्तीय संस्थान या धर्मार्थ संस्था से लिया गया हो। अब बात करते हैं दान। वो दान आता है हमारा सेक्शन 80G के अंतर्गत, और दान से भी इनकम टैक्स कम किया जा सकता है। सरकार द्वारा नोटिफाई फंड में दान कर सकते हैं और उसमें 100% धन पर टैक्स छूट हासिल कर सकते हैं। अथवा आप जिस प्रकार की आपकी संस्था है, निवेश कर रहे हैं, वहाँ पर आप उनसे मालूम कर सकते हैं तो 100% भी आप वहाँ
छूट प्राप्त कर सकते हैं और 50% भी आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि आप CM फंड में या PM फंड में करेंगे तो वहाँ पर आपको 100% छूट प्राप्त होगी। अब बात करते हैं सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट सेक्शन 80 TTA किसी बैंक अकाउंट या पोस्ट ऑफिस में जमा से कमाए गए ब्याज को आपको रिटर्न में अन्य स्रोत से ही आय मद में दिखाना होगा। किसी एक वित्त वर्ष में अगर आपका ब्याज 10,000 से कम है तो इस सेक्शन के तहत उस पर आयकर इनकम टैक्स में छूट पा सकते हैं और सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से आप अधिक से अधिक का फ़ायदा उठा सकते हैं यदि आप चाहें। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। टेड पॉइंट बाय मोहम्मद यूसुफ अली। धन्यवाद।